अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज यूनिट 15 अल्काइल हैलाइड स्टडी करेंगे कि किस तरह SN1, SN2, E1, E2 इसमें तमाम मैकेनिज़्म में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है और अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या है, उनका IUPAC नेमिंग किस तरह देते हैं। तो इम्डिकेट के म्यूकेट के हवाले से इनके MCQ समझेंगे। नंबर 1, अल्काइल हैलाइड का जब IUPAC करते हैं तो उसी तरह जिस तरह दूसरे हाइड्रोकार्बन अल्कीन का करते हैं। नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। अल्केन में जहाँ से ब्रांच करीब हो वहाँ से नंबरिंग करते हैं। अल्कीन में जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो और अल्काइन में जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। यहाँ पर हम जहाँ से हेलोजन करीब हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूनिक बात यह है कि अल्काइल और जो हेलोजन है उनकी प्रायोरिटी आर्डर सेम है, तो जो भी पहले आए उसी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। अगर दोनों एक ही पोजीशन पर हो तो फिर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को देखेंगे। जैसे अगर एक साइड पर सेकंड कार्बन पर मिथाइल मौजूद है और दूसरी साइड ब्रोमीन मौजूद है, तो ब्रोमीन B से स्टार्ट होगा, फिर उनको हम प्रेफरेंस देंगे। तो और बाकी सही वही रूल है। क्लोरीन ब्रोमीन को जो है ओ पर सफिक्स पर ख़त्म करेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और इनके अलावा अगर 2, 3, 4 इस तरह आ जाए तो उससे पहले डाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे। डिजिट्स के बीच में कामा और डिजिट्स अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो इनकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। ये 5 कार्बन हो गए। इनकी नंबरिंग इस साइड से क्योंकि यहाँ से हेलोजन करीब है, तो 1 क्लोरोपेंटेन ये इनका जो है नाम होगा। और जनरल अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन के बेस पर अगर हम देंगे तो जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो फर्दर एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आएगा। इनको देखिए, ये 5 कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन थर्ड पे लगा हुआ है, तो आप इस साइड से काउंट कर ले तो भी 3 आएगा, इस साइड से काउंट कर ले तो भी 3 आएगा। तो इनको 3 क्लोरोपेंटेन कहेंगे IUPAC नेम। और जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इनको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे। इनको देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। एक साइड से जो है आपके पास ये थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है और यहाँ से जो है सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, तो हम इस साइड को प्रेफरेंस देंगे। 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5, ये 6 और ये 7। अब जो है नंबर तो 2 मिथाइल, इनका नंबर जो है कम है, लेकिन आपके पास क्लोरीन C से स्टार्ट होता है और मिथाइल M से, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में फिर नेम अरेंज करेंगे। तो 5 क्लोरो 2 मिथाइल हेप्टेन जो है इनका नाम हो जाएगा। इसी तरह इनमें देखिए कि जो भी आपके पास हेलोजन और अल्काइल में जो भी पहले आए, ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहाँ से हेलोजन जो है करीब आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, तो इनसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 2 क्लोरो, 5 मिथाइल और 7 कार्बन है, तो लास्ट में हेप्टेन। जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उनको पेरेंट चेन, रूट चेन ये नाम दिए जाते हैं। इनको देखिए, ये आपके पास एक और यूनिक केस है इसमें कि अगर हम अल्काइल हेलोजन से अगर हम स्टार्ट लेंगे तो हमारे पास फिर चेन में जो एक कमी आएगी वो 6 कार्बन होंगे। यानी अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 आएंगे। इस साइड पर जाएंगे 4, 5, 6 यहाँ पर भी आएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इनको सेलेक्ट कर ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये 7 बन जाएंगे। तो नंबर 1 रूल ये है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब ये जो है ये तमाम ये आपके पास ब्रांच के शक्ल में आ जाएगा। तो 4 नंबर पे आप पहले ही लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट में जो है इनकी नंबरिंग करेंगे। 4 ये आपके पास 2 पर फ्लोरो मौजूद है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फ्लोरो और बाकी 2 कार्बन है तो इनको इथाइल
और ब्रैकेट क्लोज और 7 कार्बन टोटल है, तो ये हेप्टेन। इसी तरह यहाँ पर 2 क्लोरो प्रोपेन, ये तो आसान है। और यहाँ पर जो है ये लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर मिथाइल भी मौजूद है और ब्रोमीन भी मौजूद है। तो पहले आपको ब्रोमीन का नाम लेना है, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल और टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटेन। नंबरिंग इस साइड से क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच करीब है इसलिए। ये 7 कार्बन है आपके पास। यहाँ से 3 नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर आएगा। और हमने कहा था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में दोनों इक्वल है, जो भी पहले आए आप उससे नंबरिंग करें, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये आपके पास 2 और 3 पर 2 टाइम जो है CH3 मौजूद हैं। तो इन सब को मिलाकर 2,3,3 ट्राई मिथाइल ये हो जाएगा। लेकिन पहले जो है हम ब्रोमीन का नाम लेंगे, 5 ब्रोमो, और ये R जो है इसको आप छोड़ दें, इसको ना लिखें। 5 ब्रोमो, 2,3,3 ट्राई मिथाइल और 7 कार्बन है, तो ये हेप्टेन। तो ये था इनके ऊपर या तो आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि इसका करेक्ट आयोपिक नेम बता दें, तो वो आपको लिखना है इंडिकेट में, या इस तरह हो सकता है कि आपको नाम दिए जाए और नीचे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हो कि इसमें ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम याद रखें, ये तो आसान है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जब बिल्कुल स्ट्रेट चेन में मौजूद हो लॉन्गेस्ट चेन के साथ। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में हो, यानी इस साइड पर लॉन्गेस्ट चेन मौजूद है और यहाँ पर ये इनके पास जो है ये 2 अल्काइल ग्रुप जो है साथ में लगे हुए हैं, तो इस वक्त इनको जो है हम आइसो प्रोफाइल का नाम देंगे। अगर ये बिल्कुल 4 कार्बन है और स्ट्रेट चेन ये लॉन्गेस्ट चेन के साथ इस तरह लगा हुआ है, तो इनको नॉर्मल ब्यूटाइल, सिर्फ ब्यूटाइल जो है आप कह सकते हैं, नॉर्मल जो है फिर हम जनरल नॉमेनक्लेचर में ये नाम देंगे। अगर आपके पास ये ब्यूटाइल इस कंडीशन में हो कि ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास और एक साइड जो है इनका मिथाइल लगा हुआ है और एक जो है इथाइल लगा हुआ है, अगर इस कंडीशन में है तो ये कार्बन मज़ीद 2 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, तो इनको हम कहेंगे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल हैं। और इनके अलावा अगर ये 4 कार्बन इस तरह से अरेंज हो कि ये लॉन्गेस्ट चेन के साथ ये कनेक्ट है, जो कार्बन इनके साथ मिला हुआ है वो एक ही कार्बन के साथ है, लेकिन वो नेक्स्ट वाला कार्बन जो है ये मज़ीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वक्त इसका नाम फिर आइसोब्यूटाइल होगा, आइसोब्यूटाइल। और ये था सेकेंडरी जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के साथ जुड़ा हुआ है वो मज़ीद 2 अल्काइल ग्रुप के साथ है, तो फिर सेकेंडरी होगा। लेकिन जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के साथ जुड़ा हुआ है और उनका नेक्स्ट वाला कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट है, तो इस वक्त इसको आइसोब्यूटाइल कहेंगे। और ये आइसो जो है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे, लेकिन ये सेकेंडरी, नॉर्मल, टर्शरी इसको जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। अब अगर ये लॉन्गेस्ट चेन के साथ ये लगा हुआ है जो कार्बन मज़ीद 3 अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट है, तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ चेन इस तरह आ सकते हैं कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, तो ये इनके नाम याद रखें। इनका स्ट्रक्चर मोस्टली आपके पास जितने भी ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में मौजूद है, तो कार्बन हाइड्रोजन तो हर जगह होगा, तो ये आप लाजिमी याद रखें कि कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइज हो, यानी आपने अगर सिंगल बॉन्ड, ये फर्दर इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो ये 109 पिकोमीटर ये याद रखिए। कार्बन अगर फर्दर डबल बॉन्ड के साथ है, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 108 पिकोमीटर। इसी तरह अगर ये sp हाइब्रिडाइज है और हाइड्रोजन के साथ, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है आपके पास 107, 106 इस तरह ये वैल्यू जो है ये इनकी आएगी, ये याद रखें। तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है। ये sp3 सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा अगर वो रेगुलर स्ट्रक्चर हो, तमाम बॉन्डेड हो, जिस तरह CH4 में। तो ये भी
आपके पास 109.5 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल होगा। अगर इनको हम फर्दर नाम देते हैं, ये चारों सिग्मा बॉन्ड हैं कि कौन से बॉन्ड हैं, तो ये इनके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इनके साथ ये हाइड्रोजन का s मिला हुआ है, तो इसको हम कहेंगे sp3 या sp3s, ये नाम देंगे इनको। इसी तरह ये भी sp3 और s से बना हुआ है, तो sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, और ये क्लोरीन का जो है आउटर शेल ये p शेल होगा। तो इनको हम जो है sp3 या सिर्फ p भी कह सकते हैं, ये नाम देंगे। जैसे आपको कैसे पता चलेगा, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। p जो है इनका आउटर शेल है, तो इनका p ऑर्बिटल जो है इनके साथ मिला हुआ होगा। तो आप सिर्फ sp3p बता दे तो भी ठीक है, या psp3 बता दे तो भी ठीक है। अगर 3 ये आप मेंशन ना करें तो भी सही है। अगर MCQs में गिवन है तो फिर वही सेलेक्ट कर दे। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर, और ये एक पोलर स्ट्रक्चर है कार्बन क्लोरीन के बीच में। ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है सही है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये खुद जो है इनको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सही है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन चाहने वाला। और ये आपके पास जो है ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में ये जो है निकल जाएगा। तो ये कौन कौन से रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड दे सकता है, एलिमिनेशन कर सकता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कर सकता है। तो इनके ऊपर किस तरह से MCQs आएंगे, इनके की पॉइंट्स आप नोट कर लें। नंबर 1, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये हाईली रिएक्टिव है पोलैरिटी की वजह से, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हाइड्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए उनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। इसी तरह इसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होंगे, यानी हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज़ आएगा। इनके अलावा ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है और अल्कीन उसके रिज़ल्ट में बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी आर्डर को देखेंगे तो आयोडाइड जो है सबसे बड़ा है, ग्रुप में बॉटम की तरफ मौजूद है। ये आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा इनके और अल्काइल के बीच में जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो ये आसानी के साथ ब्रेक होगा, इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो ये हाईली रिएक्टिव होगा। तो अब बॉटम के साइड से अगर इनको हम बनाएंगे तो फिर कहेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी जो है इस साइड पर डिक्रीज़ हो रही है, फ्लोरीन के साइड पर अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा ब्रोमाइड से, अल्काइल क्लोराइड उससे कम होगा, इससे अल्काइल फ्लोराइड जो है ये लेस रिएक्टिव होगा। तो वजह क्या है कि इनकी साइज़ डिक्रीज़ हो रही है, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियाई के होल्ड ज़्यादा होंगे और इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये कम पार्टिसिपेट करेंगे। तो जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कार्बन आयोडाइड बॉन्ड इज़ द वीकेस्ट, सो द आयोडो अल्केन आर द मोस्ट रिएक्टिव, और जो आपके पास फ्लोरो अल्केन होंगे ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे स्मॉल साइज़ की वजह से, स्मॉल बॉन्ड लेंथ की वजह से या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से। आपके पास जो बिटर लिविंग ग्रुप होगा उनका साइज़ लार्जर होगा तो वो हाईली रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे यानी आपके पास ग्रुप बढ़ेगा तो एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा और उनकी रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड जितने आसानी के साथ निकलेगा, ब्रोमाइड उतनी आसानी के साथ नहीं निकलेगा, उसके निस्बत क्लोराइड जो है मज़ीद एनर्जी रिक्वायर होगी जब क्लोराइड से निकलेगा। इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द हैलोजन एटम इज़ रिप्लेस बाय द अनदर एटम और ग्रुप। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो तो आपके पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो या वीक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने पहले से कार्बोकेटाइन बनाया होगा।
In elimination reaction, a hydrogen halogen are removed from the adjacent carbon to produce alkene. जिस हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उनको अल्फा और इसके एडजेसेंट को बीटा कहा जाता है, और इनके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो भी बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके पास HX का मालिक्यूल निकलेगा, एक कार्बन से हेलोजन तो दूसरे से हाइड्रोजन, तो इनको बीटा हेलोजनेशन भी कहा जाता है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है अल्काइल हैलाइड की, कि इनको हम ईथर, नाइट्राइल, अमाइन और अल्कीन के प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, और इनकी जो मशहूर मेकनिज़म है जो एनुअल पेपर में भी मोस्टली रिपीट होते हैं और इनसे MCQs भी बनते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनके मेन पॉइंट्स लिखते हैं कि इनके अपने करैक्टरिस्टिक क्या है और इनका दूसरे मैकेनिज़्म के साथ क्या रिलेशन है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, तो इतना मुश्किल नहीं है। नंबर 1 SN1, इनको हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इस साइड से पढ़ेंगे तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इस साइड से पढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर फिर कहेंगे। इसका 1 का मतलब क्या है कि ये इनका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनकी कंसंट्रेशन सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड होगी, लेकिन हम 1 से क्या याद रखेंगे कि एक ही वक्त में वन थिंग हैपन एट अ टाइम, एक वक्त में एक काम हो रहा है। पहले एक लिविंग ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इससे आप याद रखें ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये तमाम पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप एक भी मिस करेंगे तो फिर दूसरा जो है आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप नाम से स्टार्ट ले लें कि SN1 का मतलब तो यहाँ पर तो क्लियर है कि सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, जब एरो के ऊपर टेम्परेचर 50 से अबव होगा तो एलिमिनेशन फेवर होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और जब 50 से टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो फुल नेम इसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ये 2 स्टेप हैं, हमने कैसे याद रखा, हमने कहा कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है आप इससे ये याद रखें कि एक वक्त में एक काम हो रहा है, यानी ये 2 स्टेप में होगा, पहले एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। इनका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन जो आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट और कार्बोकेटाइन में क्या डिफरेंस होगा कि कार्बोकेटाइन की लाइफ टाइम जो है, लाइफ स्पेन ये ज़्यादा होगा और ये उससे जो है ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट से। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन दोनों होगी, इसमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुकी है, तो ये इसमें कार्बोकेटाइन आपके पास बनेगा। इनको हम कार्बोनियमाइन या कार्बोकेटाइन कहते हैं। जब इससे हेलोजन निकलता है तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन समेत जो है निकलेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनका रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो ये सिर्फ ये फर्स्ट ऑर्डर है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड होगा, तो ये इनका रेट इक्वेशन ये होगी। और यही बात जो है हमने नीचे लिखी है कि रेट डिपेंडेंट सबस्ट्रेट, जिस मालिक्यूल के ऊपर रिएक्शन होता है तो उसी को सबस्ट्रेट कहा जाता है, या जिसके ऊपर अटैक होगा। तो ये आपके पास सबस्ट्रेट जो है इन्हीं के ऊपर अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो है डिपेंड होगा। इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ये टर्शरी में ज़्यादा होगा, किस लिए कि उनका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, लेकिन सेकेंडरी प्राइमरी के निस्बत उसमें ये रिएक्शन कम होगा। ये इस मैकेनिज़्म के हवाले से, क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन पर वापस जाएंगे, अपने न्यूक्लियोफाइल के ऊपर वापस जो है उनके साथ मिलेंगे, या इनके कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होते हैं। टर्शरी के पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो इनके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं अल्काइल ग्रुप। तो टर्शरी में इससे ये याद रखें कि ये एक स्टेप में होता है, यानी पहले कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होगा। और इनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास लिविंग ग्रुप जो निकलता है, ये स्लो स्टेप है, इनको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। रेट डिटरमाइनिंग यानी यहाँ से हम इनके रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं जो स्लो स्टेप होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ग्राउंड में मूव करते हैं और आपके पास जो है कोई दूसरा बंदा भी है जो आपके निस्बत वीक है,
और आपसे कहा जाए कि आप दोनों जो है ये राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो आप उसकी तरफ देखेंगे कि मैं तो 2 मिनट या 3 मिनट्स में ये सर्कल कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड होगा। या अगर आप कहीं जा रहे हैं तो जहाँ पे रोड अक्सर ब्लॉक होता है या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, तो आप वहाँ का ज़िक्र ज़रूर करेंगे कि अगर वहाँ पर रोड खुला हुआ है तो हम इस टाइम पर पहुँचेंगे, अगर रोड वहाँ पर ब्लॉक हो तो हम इस टाइम पर। तो जहाँ पर आप रुकते हैं या आपका स्पीड कम हो जाता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्पीड उसी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होगा। तो जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग होगा। इसमें रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल होता है SN1 और E1 में। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और केटाइन बना हुआ है कार्बोकेटाइन के शक्ल में, तो कोशिश करेगा कि सेकेंडरी टर्शियरी अगर पॉसिबल हो तो उसमें चला जाए। जैसे ये आपके पास ये दोनों नाम याद रखें, ये आपके पास एक कार्बोकेटाइन है और ये है सेकेंडरी। अब इनके पास चॉइस ये है कि अगर ये हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन समेत अगर यहाँ आ जाए तो ये यहाँ से जो है ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग कहेंगे और इस फिनोमेना को रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो आपके पास ये टर्शियरी में चेंज हुआ। इसी तरह अगर अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर शिफ्ट होता है तो इसको मिथाइल शिफ्टिंग या अल्काइल शिफ्टिंग कहेंगे। तो आपके पास ये सेकेंडरी से टर्शियरी में जो है चेंज हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये SN1 और E1 में ये रीअरेंजमेंट आपके पास हो सकता है। इनके अलावा आपके पास इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इसमें रिसिमाइजेशन जो है ये पॉसिबल है। यानी पहले से केटाइन बना हुआ है तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर इस साइड से अटैक करेगा 50% ये चांसेस है और 50% इस साइड से चांसेस है। ये इनकी हिब्रिडाइजेशन जो है ना sp3 से sp2 ये बनी, और ये आपके पास टेट्राहेड्रल था, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इनके लिए न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक आसान है। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल जिस डायरेक्शन में हेलोजन निकला था लीविंग ग्रुप, उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वही ज्योमेट्री वापस ये गेन करेगा, तो इनको हम रिटेंशन का नाम देते हैं। अगर इन न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो इसकी ज्योमेट्री इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और इसको हम इन्वर्जन का नाम देते हैं। तो अगर ये तीनों ग्रुप अगर ये मुख्तलिफ हो, सपोज़ यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर C3H7 है, तो आपके पास 50% चांस ये है और 50% उस साइड से। तो आपके पास जो दो कंपाउंड बनेंगे 50-50%, वो दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो अगर एक को लाइट जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी और इस मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। तो यानी ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ है तो दूसरे कंपाउंड में जो है इस साइड पर न्यूक्लियोफाइल लगा होगा और यहाँ पर जो है ये आपके पास ये अल्काइल ग्रुप जो है लगे होंगे। लेकिन ये रेसिमिक मिक्सचर तब बनेगा अगर ये बाकी अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो आपके पास रेसिमाइजेशन ये प्रोसेस हो सकता है, यानी आपके पास रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्योंकि हमारे पास जब कार्बोकेटाइन बनता है तो 50-50% चांसेस है कि रिटेंशन हो या इन्वर्जन हो। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पहले से जो है कार्बोकेटाइन बना हुआ है तो वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट होगा। कंपीटिंग रिएक्शन ये E1 के साथ कंपटीशन में होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन होगा, यानी एक कार्बन से अगर हेलोजन निकला तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा प्रोटॉन की शक्ल में। सॉल्वेंट इसमें पोलर प्रोटिक अल्कोहल ये यूज़ करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जिसमें पोलरिटी भी हो और वो प्रोटॉन भी दे सकते हो। जैसे आपके पास ये वाटर है तो ये पोलर भी है और प्रोटिक भी है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये प्रोटॉन दे सकता है। ये ज़्यादा इनकी पोलरिटी हाई होती हैं। या आपके पास ये मिथाइल अल्कोहल है तो इसमें पोलरिटी भी है और ये प्रोटॉन जो है डोनेट कर सकता है।
तो ये आपके पास पोलर प्रोटिक है, लेकिन इनके बजाय तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर आयन बने और इन आयन को एक दूसरे से सेपरेट भी रखना है। तो इनके लिए इससे याद रखें कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ होगा। और जहाँ पर आयन पहले से ना बने हो, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट अगर हो, तो वहाँ पर जो है आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा, जैसे आपके पास DMSO, तो ये है डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन लगा होगा और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो इनको DMSO शॉर्टकट ये कहा जाता है। या इनके अलावा डाईमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, ये नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे और यहाँ पर फार्मामाइड ये ग्रुप जो है लगा होगा। तो ये इसमें पोलैरिटी तो है, लेकिन प्रोटॉन हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं दे सकते, इसलिए इनको एप्रोटिक कहेंगे। पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक। या आपके पास एसीटोन है, तो एसीटोन में पोलैरिटी है लेकिन ये आपके पास एप्रोटिक है क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं लगा। दूसरा, इसमें न्यूक्लियोफाइल वीक भी चलेगा, अगर स्ट्रांग हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वीक हो तो वैसे भी पहले से केटाइन बना हुआ है हेलोजन के साथ, उसकी कोई कंपटीशन नहीं होगी कि अगर वो उससे जो है स्ट्रांग होना चाहिए कि हेलोजन निकले और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए। तो ये पॉइंट जहन में रखिए, यही पॉइंट जो है आपके पास E1 में भी रिपीट होंगे, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब SN2 से आप क्या याद रखेंगे, SN2 का तो अपना जो इनकी मीनिंग है कि इनकी ये सेकंड ऑर्डर है और ये इनकी कंसंट्रेशन यानी अल्काइल हैलाइड और जो न्यूक्लियोफाइल आता है दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा। तो हम अपनी तरफ से ये याद रखेंगे कि 2 थिंग हैपन एट अ टाइम, 2 काम होते हैं एक साथ। एक न्यूक्लियोफाइल आपके पास निकल रहा है और दूसरा जो है आ रहा है, तो ये एक ही स्टेप में होगा और इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है बनेगा। तो ये 1 स्टेप है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं होगा बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इनकी रेट इक्वेशन आप स्क्वायर ब्रैकेट में अल्काइल हैलाइड और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल लिखेंगे। आपके पास रेट जो है डिपेंड होगा दोनों के ऊपर, जो लिविंग आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है और जो अल्काइल हैलाइड है, और ये 0 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, फिर प्राइमरी, फिर उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हैंड्रेंस जो है काउंट होगा। यहाँ पर टर्शरी दिया हुआ है लेकिन ये मोस्टली जो है आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन होने चाहिए, ये जो है वो ज़्यादा फेवर करेगा। और यहाँ पर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, अभी जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड पे आप जिक्र किया। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग ना हो तो ये नहीं निकलेगा। और वहाँ पर पहले से कार्बोकेटाइन बना था तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी चलता था। इसी तरह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है ये ट्रांजिशन स्टेट जो आपके पास है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही साथ होता है, तो ये आपके पास रेट डिटरमाइनिंग होगा। इसमें रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल नहीं होता, डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट बन जाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें जो है टोटली आपके पास इन्वर्जन, और इसको वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है, यानी इसमें इस साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली, तो ये रिपल्जन करेंगे, तो इस साइड से ये नहीं आ सकता, ये हमेशा बैक साइड से यहाँ पर अटैक होगा, तो ये भी उसका अपोजिट। और यहाँ पर स्टेरिक हैंड्रेंस काउंट होगा, वहाँ पर काउंट नहीं होगा, वहाँ पहले जो है SN1 में कार्बोकेटाइन बना था, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्टेरिक हैंड्रेंस काउंट होगा। तो स्टेरिक हैंड्रेंस 0 डिग्री में सबसे कम है, तो यहाँ पर ये इम्कानात होंगे, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये E2 के साथ कंपटीशन में होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसी तरह एलिमिनेशन E1, तो इनके सारे पॉइंट जो है अब SN1 की तरह है, सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और एलिमिनेशन होगी। और आप जो है एलिमिनेशन में ये सेट ज़ेप रूल जो है ये याद रखेंगे। ये आपके पास E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर कंसंट्रेशन एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा और एलिमिनेशन होगी। तो आपके पास एलिमिनेशन यूनिमालिकुलर और एक ही वक्त में एक ही सब्सटेंस जो है स्पीशीज़ निकल रहा है, तो ये आपके पास 2 स्टेप में होगा। जिस तरह SN1 2 स्टेप में होता था, तो एक वक्त में एक काम, तो इसी तरह यहाँ पर भी एक वक्त में एक ही चीज़ निकल रहा है, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। इसमें जो है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी जिस तरह SN1 में था, और इनकी भी कंसंट्रेशन रेट इक्वेशन जो है आप उसी की तरह लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड होगा और ये टर्शरी में ज़्यादा होगा, फिर उससे कम सेकेंडरी प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो इसलिए ये जो है टर्शरी में इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, उससे कम अल्काइल सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, फिर 0 डिग्री में। और यहाँ पर वीक बेस इज सफिशेंट, ये काफ़ी है क्योंकि पहले से कार्बोकेटाइन बना था जिस तरह हमने SN1 में कहा, और यहाँ पर भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ होगा जिस तरह SN1 में था। इनका भी जो फर्स्ट स्टेप है ये लीविंग रेट डिटरमाइनिंग है जिस तरह SN1 में था। यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बीटा हाइड्रोजन्स में रिमूवल होगा, यहाँ से आपके पास जो है चेंजेस आएंगे। वहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता था, अब यहाँ पर आपके पास ये जो बीटा ये मौजूद है, बीटा कार्बन, इनके हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों के कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन है, तो आप कहीं पर भी इसमें डबल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ये मुख्तलिफ होता, ये कार्बन की तादाद, सपोज़ अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये आपके पास ये कार्बोकेटाइन यहाँ बना और ये आपके पास है अल्काइल ग्रुप, और ये आपके पास है हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन है। तो इस वाले के पास 3 हाइड्रोजन मौजूद है और इनके पास 1। तो हमें सेट ज़ेप रूल जो है ये बताता है, सेट ज़ेप रूल कि आप जब भी हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो जिसके पास कम होंगे वहाँ से ये जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन की शक्ल में निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये आपके पास ये सेट ज़ेप रूल इनको कहा जाता है। और एक था आपके पास कि जब हम एडिशन करते हैं पोलर मालिक्यूल की और आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, तो आप पॉजिटिव पार्ट polar molecule added to that carbon which have already large number of hydrogen, and the negative part added to that carbon which have less number of hydrogen। तो ये, और इनको ना देखें कि यहाँ पर 3 है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप ये है तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो ये आपके पास ये है मार्कोनिकॉफ रूल, ये एडिशन के लिए मार्कोनिकॉफ रूल ये हमें क्या कहता है कि जब आप पोलर मालिक्यूल की एडिशन करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, दूसरा स्पीशीज़ भी हो सकता है, आप उस कार्बन को देंगे जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो। और सेट ज़ेप रूल हमें क्या कहता है कि जब आप एलिमिनेशन करेंगे तो आप वहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। तो यहाँ पर तीनों के पास जो है हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, तो आप कहीं पर भी इनका डबल बॉन्ड बना सकते हैं। और इनके अलावा इसमें हीट जो है फेवर होगा, नो स्टीरियो स्पेसिफिक, इसमें जो है कोई स्टीरियो केमिस्ट्री जो है इन्वॉल्व नहीं होगी। आपके पास यही वाल्डन इन्वर्जन यानी सब्स्टिट्यूशन तो इसमें नहीं होगा, इसमें जो है डायरेक्ट एलिमिनेशन हो जाएगी और ये दोनों काम एक ही साथ होंगे। यानी यहाँ से अगर एक हेलोजन निकलेगा तो दूसरी साइड से एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से निकलेगा, तो आपके पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये SN1 के साथ कंपटीशन में होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सब्स्टिट्यूशन, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इसी तरह E2 को देखिए, E2 इनके जो SN2 के जो करैक्टरिस्टिक थे वही इसमें भी आएंगे कि ये एलिमिनेशन बाई मालिकुलर है, यानी 2 काम एक साथ होंगे।
और आपके पास ये जो है वन स्टेप में होगा, यानी आपके पास एक हेलोजन ये निकलेगा और दूसरी साइड से जो है हाइड्रोजन निकलेगा। और ये जो लास्ट वाले में था आपके पास ये था E1। E1 में ये शेप जो है यहाँ पर दिखाया है, ये आपके पास यानी आपके पास नंबर 1 ये कार्बोकेटाइन बना एक स्टेप में, और सेकंड स्टेप में जो है आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट दिखाया है। तो ये यहाँ से दूसरा प्रोटॉन जो है ये निकलेगा, तो एक स्टेप में यहाँ पर एक काम होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट एक्स्ट्रा दिखाया है इनको समझाने के लिए। तो बाकी जो है ये अलग स्टेप नहीं है, वही चीज़ मौजूद है। ये है E1 और E2 में दो काम एक साथ होंगे, हेलोजन भी निकलेगा और उसके बराबर से जो है हाइड्रोजन भी निकलेगा। और हाइड्रोजन के लिए आपने रूल सी का कि सेट ज़ेब रूल को फॉलो करेंगे कि जहाँ पर हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास कम हो वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये आपके पास वन स्टेप, इसमें कोई इंटरमीडिएट जो है ये नहीं बनेगा। E1 में जो है इंटरमीडिएट बना था और उसमें आपके पास रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी है। और यहाँ पर रेट इक्वेशन आप इस तरह लिखेंगे कि जो बेस आएगा जो प्रोटॉन कैप्चर करेगा, और वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मौजूद था। जब नेगेटिव स्पीशीज़ कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, और जब प्रोटॉन कैप्चर करेगा तो हम कहेंगे बेस है। रेट जो है आपके पास दोनों के ऊपर जो है डिपेंड होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और रिएक्टिविटी ये आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा इनका इम्कानात होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसमें स्ट्रांग बेस रिक्वायर होगा क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, हेलोजन भी निकलता है और यहाँ से प्रोटॉन भी कैप्चर करना है, तो यहाँ पर स्ट्रांग रिक्वायर होगा। दूसरा इसमें यही सेट ज़ेब रूल रिक्वायर होगा। अगर इनके अपोजिट, अगर आपने इस तरह कोई कंपाउंड हो जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का मसला हो और आपने बड़ा जो है जैसे ईथो ऑक्साइड या ब्यूटाइल अल्कोहल से जो है वो अगर यूज़ किया हो, यानी जिस बेस का साइज़ लार्जर हो, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर दो हाइड्रोजन मौजूद है। और यहाँ पर जो है आपके पास ये हेलोजन और ये आपके पास CH2, ये जो है आपके पास CH3 और ये है आपके पास CH3। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन जो है कम है, लेकिन अगर आप बड़ा साइज़ वाला बेस यूज़ करेंगे C2H5O ईथो ऑक्साइड, तो ये ईथो ऑक्साइड यहाँ पर जो है नहीं आ सकता स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, बड़ा साइज़ होने की वजह से। तो ये आसानी के लिए यहाँ से जो है इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा। तो फिर इनको ये सेट ज़ेब रूल के अपोजिट है, तो आपके पास इसको फिर हम कहेंगे कि हाफ मैन प्रोडक्ट है। यानी अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकले और यहाँ पे डबल बॉन्ड बने तो हम कहेंगे सेट ज़ेब रूल के मुताबिक है। लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड बने, ये वाला प्रोटॉन निकल जाए, तो फिर हम कहेंगे कि हाफ मैन प्रोडक्ट है। तो हाफ मैन, मार्कोनी कप और सेट ज़ेब रूल कब यूज़ करेंगे? जब एडिशन होगी, जब पोलर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करेंगे। और सेट ज़ेब कब होगा? जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो जहाँ पर हाइड्रोजन बीटा कम होंगे वहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है निकलेंगे। अगर उनका अपोजिट हो जाए, जहाँ पर ज़्यादा हो, तो ये कब हो सकता है? जब इस बेस का साइज़ बड़ा हो और यहाँ पर नहीं आ सकता, तो रास्ते में यहाँ से प्रोटॉन जो है कैप्चर कर लेगा। तो इनको हम फिर कहेंगे कि हाफ मैन प्रोडक्ट है। तो ये तीनों नाम साइंटिस्ट के ये याद रखें, हाफ मैन प्रोडक्ट। बीटा हाइड्रोजन स्ट्रांग बेस, रिमूव बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है स्ट्रांग बेस होना चाहिए कि आपके पास दोनों काम एक साथ होते हैं, तो स्ट्रांग बेस का होना लाजिमी है। तो आपके पास SN1E1 की तरह है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस और न्यूक्लियोफाइल और बेस का डिफरेंस। और इसी तरह जो SN2 है वो E2 की तरह करैक्टरिस्टिक में सेम है, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस और यही न्यूक्लियोफाइल और बेस का डिफरेंस। और एक्स्ट्रा हमने हाफ मैन और रीअरेंजमेंट का जिक्र किया।
ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास सेट ज़िप के मुताबिक ये यहाँ से अगर ये आपके पास हेलोजन रिमूव हो चुका हो तो आप यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ये हाफमैन के मुताबिक हो तो फिर मेजर प्रोडक्ट जो है ये वाला होगा, यानी आपके पास यहाँ पे जो है 3 हाइड्रोजन मौजूद है। अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये हाफमैन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ से ये आपके पास ये निकल गया हेलोजन और ये आपके पास यहाँ से अगर हम हेलोजन निकालेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो है यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, इस साइड पर 3 है, तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन ये प्रोटॉन एलिमिनेट करेंगे तो ये सेट ज़िप रूल के मुताबिक होगा। लेकिन अगर आपके पास ये यहाँ से अगर हम निकालेंगे ये जहाँ पर CH3 मौजूद है तो फिर आपके पास ये हाफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी अगर हम इस तरह कर लें कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाए तो ये हाफमैन प्रोडक्ट के मुताबिक होगा। डायग्राम में आपके समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से ये हाफमैन रूल्स के मुताबिक होगा और ये आपके पास सेट ज़िप रूल के मुताबिक ये होगा। इनके ये MCQs आप सॉल्व कर दें जिस तरह हमने ज़िक्र किया था IUPAC का। तो ये आपके पास जो ब्रैकेट में मेंशन होगा अल्काइल ग्रुप हो या हेलोजन, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है। तो नंबर 1 ये जो है क्लोरीन है, ये 2 नंबर पे ये 2 क्लोरीन लगे हैं, एक ऊपर और ये नीचे, ये 3 4, तो टोटल 4 कार्बन है और 2 क्लोरीन 2 नंबर पे लगे हैं। तो 2 डाइक्लोरोब्यूटेन ए नंबर ऑप्शन सही है। अल्काइल हैलाइड इन विच द हेलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन बियरिंग 2 अदर कार्बन, अगर जिसके साथ हेलोजन अटैच है अगर वो कार्बन मज़ीद 2 और कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो उसको सेकेंडरी कहा जाता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है ये आपके पास पोलर कोवेलेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। आपके पास एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ कौन सा होगा? तो आप हेलोजन को तरतीब के साथ याद रखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है इस साइड पे बढ़ेगी, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1, हमने कहा था कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल होगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड का। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है ये आपके पास यही ऑप्शन है। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली इन द फॉलोइंग आर्डर, कौन सा जो है तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा? तो आपके पास जिस तरह हमने अभी ऊपर जिक्र किया, इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, आसानी से ब्रेक होगा, ये हाईली रिएक्टिव होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। यानी आप आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बॉटम से अपवर्ड फ्लोरीन की तरफ 7 ग्रुप में जाएंगे। विच मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू ए कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो जैसे आपके पास कार्बोकेटाइन का जिक्र आए या 2 स्टेप का जिक्र आए तो डायरेक्ट आप SN1E1 को देखें। उसमें हमने कहा था कि एक वक्त में एक काम, और SN2E2 2 काम एक वक्त में होते हैं, तो उसमें ट्रांजिशन और E1 जहाँ पर मेंशन हो तो उससे याद रखें यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, बाद में जो है दूसरा काम होगा। तो आपके पास ये SN1 ये वाला जो है फर्स्ट आर्डर, इससे भी आपके पास हैंड मिला और आपके पास कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो भी इसी में होता। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टेस्ट बाय द SN2 मैकेनिज्म, कौन सा जो है SN2 मैकेनिज्म में फास्ट रिएक्शन करेगा? तो जब हमारे पास 2 काम एक साथ होंगे वो कौन सा रिएक्शन था? SN2। हाँ, और वो कौन कर सकता है? जो आपके पास 0 डिग्री हो, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये इसमें SN2 मैकेनिज्म के थ्रू उनका रिएक्शन होगा। तो आपके पास ये सेकेंडरी है, ये न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड, और ये आपका टर्शरी, तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है ये सबसे 0 डिग्री,
तो इसमें रिएक्शन सबसे जो है फास्टेस्ट होगा। द रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन, ये कहाँ पर हो सकता है, SN1 और E1 में, कि अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर वो सेकेंडरी में है तो टर्शरी में जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और दूसरा है कि अल्काइल शिफ्ट हो जाए। तो एक को हम हाइड्राइड शिफ्टिंग और दूसरे को अल्काइल या मिथाइल शिफ्टिंग कहते हैं। ये जो मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिया था हाइड्राइड शिफ्टिंग और अल्काइल शिफ्टिंग का, तो ये था आपका यूनिट 15 अल्काइल हैलाइड के मुतालिक। इनको आप गौर से देख लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू।